अगर 20 एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगा, उसमें से 7 to 8 एप्लीकेशंस वुड बी इन फ्लटर। क्योंकि विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज फ्लटर डेवलपर बनना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है आपके हिसाब से? मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस से नहीं किया हुआ है, तो आपकी जर्नी से काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह से क्या क्या चीज़ें करी थी। तो थोड़ा सा आप उस पर शॉर्ट में आप बता दीजिए। ठीक है, तो मेरा जर्नी स्टार्ट होता है। कि एक आइडियल रेज्यूमे होता है किसी भी प्रोफाइल के लिए, तो आपके हिसाब से एक आइडियल रेज्यूमे क्या है एक फ्लटर डेवलपर के लिए? For a Flutter developer, an ideal resume for me would be एक फ्लटर डेवलपर और एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर जो होता है, उनकी सैलरी में क्या क्या डिफरेंसेस आपने देखे हैं? आपको बताइए कि BMW, गूगल एड्स एंड ईबे ये ऐप्स किस प्लेटफॉर्म पे बनी है? तो जवाब है फ्लटर। और वहीं पे जो आप डेली बेसिस पे ऐप्स यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड वॉलमार्ट, ये ऐप बनी है रिएक्ट नेटिव पे। तो आज का पॉडकास्ट इसी के ऊपर होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे कि फ्लटर डेवलपर बनने का राइट रोड मैप क्या है, एंड विल डिस्कस कि विदाउट एनी टाइम बैकग्राउंड के साथ में क्या आप इस करियर में एंट्री कर सकते हो। एंड सो टुडे वी हैव तन्मय, ही इज़ करंटली वर्किंग एज अ CJ मोबाइल डेवलपर एट टाइट। और उनके एक्सपीरियंस से हम जानेंगे कि व्हाट्स द राइट रोड मैप और क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्या क्या लैंग्वेजेस आनी चाहिए, AI का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, एंड सबसे मेन क्वेश्चन है कि फ्लटर क्या रेलिवेंट है 2025 में। सो वेलकम तन्मय टू दिस पॉडकास्ट। Hi Swati, thank you for having me in this call, and yeah, I'm very happy to discuss the roadmap for Flutter in this call. ठीक है, परफेक्ट। सो पहला क्वेश्चन तन्मय मेरा यही है कि फ्लटर होता क्या है? आप एक बार व्यूअर्स को बता दो कि व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लटर। So Flutter is a hybrid programming language which is used to build mobile app. हम normally Android के लिए Kotlin यूज़ करते हैं और Swift यूज़ करते हैं iOS ऐप बनाने के लिए। बट वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो आपका एक ही ऐप बिल्ड कर पाओगे एक ही प्लेटफॉर्म के लिए। तो टू सॉल्व दैट, उसके लिए जो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स है लाइक रिएक्ट नेटिव, फ्लटर एंड देन नाउ कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, ऑल दिस platforms has come up which helps in making your app in a single code base। आपका एक ही कोड बेस होगा और उससे आप iOS का एप्लीकेशन और एंड्रॉयड का एप्लीकेशन दोनों बना सकते हो। ओके, सो बेसिकली फ्लटर के थ्रू हम दो मतलब सारी चीज़ें एक ही उसमें हो जाएंगी, अगर सिंपल लैंग्वेजेस में समझे। ओके, और अभी कुछ जैसे मैंने अभी बताया भी कि गूगल एड्स, BMW ये ऐप्स बनी हुई है, और कौन सी बड़ी ऐप्स हैं जो अभी करंटली फ्लटर पे बिल्ड है? वाह, अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए। जैसे अगर आप सोचो तो एक तो मेरे पास अभी माइंड में जो आता है वो है क्लैश ऑफ क्लैन। इट यूजेस, इसमें जो चैट का फीचर है वो फ्लटर से बना हुआ है। उसके बाद PUBG भी यूज़ करता है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन के साइड या बैंकिंग के साइड आ जाओगे तो आपका जो न्यू बैंक, उसके बाद आपका टाइट जो हमारा बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसके बाद और भी बहुत सारे फाइनेंसेस एप्लीकेशन आप इसमें चले जाओ। अगर आप आपके ऐप अगर आपको देखना है कि फ्लटर ऐप कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, बस आप एक स्मॉल ऐप है वो है फ्लटर शार्प बोल के, और उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो और फिर आप देखोगे आपका अगर 20 एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगा, उसमें से 7 to 8 एप्लीकेशंस वुड बी इन फ्लटर। तो इसका जो अभी रीच है वो बहुत आगे गए हैं और अब मोस्टली 30 to 40% ऑफ द एप्स इन प्ले स्टोर आर यूजिंग फ्लटर टू बिल्ड देयर प्लेटफॉर्म, देयर एप्लीकेशन। ओके, एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे मैं रिसर्च कर रही थी जब इस फील्ड के ऊपर, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें मतलब इस तरह के टाइटल यूज हुए थे कि इज फ्लटर रेलिवेंट इन 2025, इस टाइप से। तो लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि मतलब फ्लटर रेलिवेंट है कि नहीं है, इस टाइप की चीज़ें क्यों है मार्केट में अभी, और क्या कुछ नया बिल्ड हो रहा है इसको जैसे इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, ऐसा कुछ? देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये एक कुछ नया आता है और फिर क्या होता है कि उसको थोड़ा एडॉप्शन होने में टाइम लगता है। ये वाला जो अभी वेव आया था कि फ्लटर इज इट डेड और विल इट सर्वाइव, ये क्यों आया कि जब भी iOS ने नया अपना लिक्विड क्लास का फ्रेमवर्क या फिर उसका जो UI निकाला है, और सिमिलरली एंड्रॉयड ने अपना मटेरियल यू डिज़ाइन निकाला है, तो उसको अभी अडॉप्ट करने के लिए वो अभी भी रहेगा या नहीं। सोचो कि अगर iOS ने ये 1 साल देखा लिक्विड ग्लास अच्छा है या नहीं, फिर उसको स्क्रैप कर दिया, फिर कुछ दूसरा लाया,
तो इससे क्या था कि अगर फ्लटर टीम खुद से फिर उसको डेवलप करने जाएगा और खुद अपने से उसको बनाने जाएगा तो थोड़ा टाइम लगता है उसको एडॉप्ट होने में। तो उन्होंने बोला था कि अभी हम नहीं करेंगे, अभी पहले हम उसको देखेंगे कि कैसा एडॉप्शन होता है और फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये क्योंकि नेटिवली मतलब जो फ्लटर टीम है वो लोग अपनी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए एक वो जो एक होता है ना कि एक बबल बन गया कि फ्लटर क्यों आगे के दिन में चलेगा या नहीं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में क्योंकि वो खुद से नहीं देता है, मतलब रिएक्ट नेटिव के अंदर पैकेजेस एक बंडल नहीं आते, आप कोई भी बनाते हैं और उसको फिर यूज़ कर पाते हो। तो वो एक चीज़ है जो उसके लिए फ्लटर को थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया था। बट थोड़ी ही दिन में थर्ड पार्टी या फिर डेवलपर्स जो है उन्होंने अपना फ्रेमवर्क बना लिया, अपना पैकेजेस जो ऐड कर दिए, जिससे अभी लिक्विड क्लास और बाकी चीज़ें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक टाइम का बात है, कुछ दिन रहेगा ये चीज़, फिर से वो स्लो डाउन हो जाएगा और फिर से फ्लटर बूम करते रहेगा। ओके। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो फ्लटर है दैट इज डेवलप्ड बाय गूगल एंड जो रिएक्ट नेटिव है दैट यस इज डेवलप्ड बाय मेटा प्लेटफॉर्म। करेक्ट। यस एंड नेक्स्ट मेरा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज फ्लटर डेवलपर बनना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है आपके हिसाब से? आपको अगर फ्लटर डेवलपर बनना है तो अगर आप प्रोग्रामिंग आता नहीं है तो आपको स्टार्ट तो करना ही होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कोड लिख के ही आपको यूआई बनाना होगा। तो इन ऑर्डर टू स्टार्ट आपको एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो मुझे धीरे धीरे उसको लर्न करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं करना होगा, आपको थोड़ा थोड़ा करना ही होगा। अभी बहुत सारे न्यू एआई एप्लीकेशंस आ गए हैं, जैसे आपका फ्लटर फ्लो पे उन्होंने एक बनाया टीम फ्लो बोल के, और बाकी दूसरे वेबसाइट्स है लाइक रॉकेट एआई डिवाइस ने बनाया है। उससे क्या होता है कि आप इजीली आप कमांड दे के जैसे आप एक वेबसाइट बना सकते हो लवेबल में या फिर कोई भी एआई प्लेटफॉर्म में, वैसे ही आप फ्लटर एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। उसके बाद ये तो एक चैट जीपीटी वाला साइड हो गया जहाँ पर आप एआई यूज़ करके कर रहे हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो आप अब अगर फ्लटर फ्लो यूज़ करोगे वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना ऐप बना सकते हो। तो वो एक तरीका है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अगर अपना पहले का एमवीपी बना लिए और उसके बाद जब आप कुछ ऐड करना चाहोगे या फिर कुछ भी मॉडिफाई करना चाहोगे तो एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग आपको सीखना ही पड़ेगा और उससे फिर आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। ओके। एंड उतरने मैं चाहती हूँ आप यहीं पे अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि जब कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है और आप कैसे इस फील्ड में आए, उससे ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कमेंट्स करेंगे कि मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस से नहीं किया हुआ है। तो आपकी जर्नी से काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह से क्या क्या चीज़ें करी थी। तो थोड़ा सा आप उस पे शॉर्ट में आप बता दीजिए। ठीक है, तो मेरा जर्नी स्टार्ट होता है फ्रॉम कॉलेज विथ फ्लटर। मैंने 12th के बाद मैंने खुद से कॉलेज चूज़ किया, मैंने यूईएम जयपुर सिलेक्ट किया था और उसके बाद वहाँ मैंने बीटेक सीएससी किया। बट इट्स नॉट दैट कि आपको सीएससी ही करना है, तो मेरे मेरे हिसाब से मैंने सीएससी लिया था क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद फिर मैं जब फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि कुछ डेवलपमेंट के साइड मुझे वो मेरा एक वो है कि मुझे कुछ बनाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कुछ जो जिसको देख पाऊँ मैं उसको ही बनाने का ट्राई किया। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बैक एंड आई यूज फ्रंट एंड। तो मैंने एंड्रॉयड नेटिव करने का ट्राई किया था, क्योंकि तब मेरे पास मैकबुक नहीं था, तो मुझे लगता था कि अच्छा मैकबुक नहीं है तो मैं iOS ऐप डेवलपर नहीं बन पाऊंगा, तो इसलिए मैंने नेटिव डेवलपमेंट शुरू किया। उसमें मैं देखा कि जो जो एक फॉर्मेट है उसका XML और कॉटलिन वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे यूआई अच्छा नहीं बनता था, क्योंकि फर्स्ट में वैसा लगता है बट बाद में तो यू कैन मेक एनीथिंग। तो फिर मैं जब यूट्यूब वीडियोस इन 2018-2019 में जब सर्च कर रहा था तो मुझे देखा कि बहुत सारे अच्छे यूआई फ्लटर के थ्रू बन रहा है। तो फ्लटर एक न्यू चीज़ था और जब मैंने उसको स्टार्ट करने का ट्राई किया तो मुझे लगा कि ये जो फ्लटर है ये डार्ट यूज़ करता है और डार्ट जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे एकदम मिलता जुलता है। तो मैंने क्लास 8 से जावा शुरू किया था। मैं आईसीएसई स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पर मैं क्लास 8 से क्लास 12 तक सिर्फ मैंने जावा किया। तो उससे जो मुझे नॉलेज मिला तो मैं फिर उसको मैंने अप्लाई किया टू यूज़ डार्ट एंड
बिल्ड फ्लटर एप्लीकेशंस। और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अच्छा यूआई बना सकते हैं विदाउट हैविंग टू नो अबाउट वेरी गुड नॉलेज, लाइक कैसे बैकएंड काम करेगा, कुछ करेगा। तो वो जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, और मैं फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बस मैं फ्लटर ही किया। और ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने इंटर्नशिप्स किए, मैंने 2-3 इंटर्नशिप किए सीवी ड्रैगन, बाकी कंपनीज में। और उसके बाद फिर मैंने जब थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाई करना शुरू किया, तो मुझे फ्लटर का ही SD1 रोल मिल गया था थर्ड ईयर में। और मैंने मेरा कॉलेज को बताया, और कॉलेज ने मुझे एनओसी दे दिया। दैट इज़ वेरी रेयर, कॉलेज एनओसी नहीं दे देता है, कि बहुत सारे कॉलेज थोड़ा इशू करते हैं, बट मेरा कॉलेज मुझे एनओसी दे दिया। और फिर मैंने डायरेक्ट फुल टाइम वर्क करना चालू कर दिया। तो मैंने वहाँ से शुरू किया, और फिर फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, मतलब 1 ईयर विथ माई प्रोफेशनल जर्नी कंप्लीट हुआ। मैं फोर्थ ईयर भी कंप्लीट कर लिया उसके साथ साथ। और फिर मैंने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच किया, वो उसका नाम था SaaS Lab। और वहाँ पर भी मैंने खुद से उनका जो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को मैंने एकदम, वो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म था, मतलब उनका जो वेबसाइट है वो, मतलब वो वेबसाइट में जैसा काम करता है वही ऐप के अंदर वेब व्यू में था। और फिर मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया, मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फ्लटर में उसको पूरा नेटिवली बिल्ड किया, और iOS और एंड्रॉयड को उसमें लॉन्च किया अच्छा से। एंड दैट गेव मी अ प्रॉपर एंड टू एंड नॉलेज ऑफ हाउ अ प्रोडक्ट कैन बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच एंड देन produced and published into Play Store and bring it to people। तो वो चीज़ मैंने जब किया, फिर मुझे एकदम प्रॉपर एक अच्छा सा नॉलेज आया कि कैसे सब कुछ होता है। और फिर वो सेकंड कंपनी था, फिर वहाँ से मैंने स्विच किया टाइप पे, एंड दिस इज़ माय थर्ड वन। और यहाँ पर मैं एकदम ये समझ आया कि कैसे एक पूरा टीम के साथ काम करते हैं, कैसे एक सीनियर डेवलपर का जो रोल है इज़ नॉट जस्ट राइटिंग कोड। पूरा कोड के साथ उनका जो पूरा प्रोडक्ट है उसको समझना और प्रॉपरली अपनी टीम को मैनेज करना, दैट इज समथिंग दैट सीनियर, एज अ सीनियर डेवलपर आई एम लर्निंग। ओके, अभी ये अभी कर लिया कि नहीं पे काम कर रहे हो जो भी आपने बताया टाइप में? यस। ओके। तो फिर मतलब काफ़ी हद तक आपने पूरा रोड मैप ही बता दिया कि किस तरह से आपने सर्च किया था। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा कि तन्मय का क्या रोड मैप रहा था इस चीज़ के ऊपर, और किस तरह से, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि जो फ्लटर है उसमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है और वो काफ़ी हद तक जावा तक सेम है। तो अगर किसी ने स्कूल टाइम में, जैसे मैंने भी 11th-12th में जावा पढ़ा हुआ है, 10th में, तो अगर किसी ने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है तो वो काफ़ी हद तक सेम सेम ही लगेगी उनको डार्ट लैंग्वेज। एंड जैसे आपने रेजोनेट नहीं किया था कॉटलिन, आपने बताया कि कॉटलिन और एक और जो लैंग्वेज आपने बताई कि उससे आप रेजोनेट नहीं कर पाए कि इतना अच्छा यूआई नहीं बनता, इसलिए आपने फ्लटर पे स्विच किया था। दैट वाज योर रीजन। एंड जावा से रिलेटेड था तो आप इजीली उसको कर भी पाए। एंड देन आपने इंटर्नशिप करके कैसे आपने एंटर किया, और कॉलेज का भी रोल था इसमें काफ़ी हद तक। तो ये वाली तो हो गई कि जिनके पास टेक बैकग्राउंड था, थोड़ा-सा आप कनेक्टेड थे कंप्यूटर से, जावा से कनेक्टेड थे, तो जिनको जावा थोड़ा बहुत आता है तो दे कैन डेफिनिटली गो फॉर दिस करियर। और रोड मैप आपने बताया कि आप पहले जावा किया हुआ है तो आप फ्लटर से कर सकते हैं। तो ये तो एक हो गया कि रोड मैप ही होना चाहिए। अब ये है कि फ्लटर आपने कहाँ से सीखा? कोई ऑनलाइन रिसोर्स आप बताना चाह रहे हो, या कोई यूट्यूब रिसोर्स, या एनी क्रिएटर जिनको आपने फॉलो किया था? कि जिनकी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो आपको कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था उन्होंने, ऐसा कुछ? करेक्ट। तो मैं बोलूँगा, जब मैंने फ्लटर स्टार्ट किया था तो मैं वीडियोस, मेनली मैं यूट्यूब वीडियोस के ऊपर फोकस था। मैंने एक कोर्स खरीदा था, वो है एंजेला यू का, ऐप ब्रूअरी या फिर कुछ था, उनका एक पूरा फ्लटर कोर्स है यूडेमी में। एंड दैट विल गिव यू द बेसिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, यूआई से लेके स्टेट मैनेजमेंट से लेके प्रोडक्शन तक, सब कुछ एकदम एक कोर्स के अंदर सीमित है। और उसके उसके बाद मैंने खुद से करना स्टार्ट किया। आप, एक चीज़ मैं समझता हूँ कि सिर्फ कोडिंग वीडियोस और यूडेमी कोर्सेज ये सब करने से ही, ये सब देखने से आपको जो नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो नहीं आएगा। आप एक वीडियो देख लो और उसके बाद आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। लेट्स से आई टेक एक गराज मैनेजमेंट ऐप सोच लूँ। मैं सोच लिया कि ये मुझे बनाना है, और फिर मैं धीरे धीरे उसको बनाना स्टार्ट करूँगा, और फिर मैं देखूंगा कि मैं कहाँ पर रुक रहा हूँ, या फिर कहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है।
फिर मैं उस प्रॉब्लम को सर्च करके उसका रिलेटेड जो भी वीडियोस है मैं उसको देखता हूँ, और वो देख के मैं पहले उसको सॉल्व करता हूँ। जब मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ तब मुझे एक नॉलेज आता है कि अच्छा, अगर ऐसा हो तो मुझे ऐसे करके सॉल्व करना होगा, और वो चीज़ आपको याद रह जाएगा। ना कि आप वीडियो देखते देखते करो और फिर बाद में फिर सोचो कि मैं कुछ नया बनाने जाऊंगा, फिर मैं अटक गया तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ सीखा नहीं। दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट। बट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो अ, पवन कुमार, जो एक जी पवन जो जीडी है फ्लटर में, उनका वीडियोस मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तब वो वीडियो बनाते थे, अभी भी बनाते, और उनका वीडियोस मैं देखा। उसके बाद देर इज एंड्रू, उनका वीडियोस है। और फ्लटर अगर आप नॉर्मली सर्च करोगे यूट्यूब में तो अभी बहुत फ्लटर का वीडियोस है। आपको कोई कोर्स बाय करके या फिर कोई कुछ करके अगर आप करना चाहते हो तो इस बेटर, क्योंकि आपको एक वहाँ पर एक फाउंडेशनल मिलेगा। एक कोर्स के अंदर आपको मिलेगा कि एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलेगा कि अच्छा ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो। लेकिन यूट्यूब वीडियोस क्या करते हैं कि अगर आप कहीं पर रुक जाते हो या फिर कुछ नया अलग सा चीज़ सीखना चाहते हो, वहाँ पर आपको मिल जाता है। ओके। एंड टीम ने शायद शेयर भी किया हुआ आपके साथ में जो ट्यूब डूड का कोर्स है, क्या आपने चेकआउट किया था वो? हाँ, मैंने उसको देखा है, और उसमें एकदम प्रॉपरली क्या है कि जो आप अगर आप स्टार्टर हो या अगर आपने अभी फ्लटर का जर्नी स्टार्ट किया है तो दैट कोर्स कंटेन्स ऑल योर बेसिक ट्यूटोरियल एंड ऑल हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ फ्लटर। सो दैट इज़ अ गुड वन फॉर बिगिनर फ्लटर डेवलपर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे बताया कि यूट्यूब हो गया या फिर और भी कोई कोर्स अगर कुछ चेकआउट करना चाहता है, ट्यूब डूड का हो गया, तो वहाँ से दे कैन डू द फंडामेंटल्स क्या-क्या होते हैं, वहाँ से उनको एक थोड़ा-सा राइट डायरेक्शन मिल जाएँगी कि किस तरह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसमें। उसके बाद में फिर अब जैसे मैंने ये सारा रोड मैप कवर कर लिया है, फ्लटर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, लैंग्वेजेस सब कुछ मैंने यहाँ पे सीख लिया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जब हम पोर्टफोलियो की बात आती है तो वो आप किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं? या इंटर्नशिप में जब आप अप्लाई कर रहे थे तो आप किस तरह से अप्लाई करते थे? किस तरह से प्रेज़ेंट करते थे अपनी पोर्टफोलियो? तो मैंने जब अपना फ्लटर का इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज़ कर लिया था कि मैंने बहुत सारे जो ड्रिबल में जो यूनिक डिज़ाइंस है उसको मैंने लेके उसका जो यूआई डिज़ाइन है फ्लटर में बिल्ड किया, और फिर मैंने उसको शोकेस किया लिंक्डइन पे। उससे क्या होता है कि आपका जो रीच है वो बढ़ता है, और आपका जो टेक्निकल स्किल है कि आपको कितना अच्छा से एक यूआई बना सकते हो या फिर कुछ भी बना सकते हो, वो एक शोकेस हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया विद दैट थिंग। जब मैं पहले स्टार्ट किया था मुझे स्टेट मैनेजमेंट या फिर अंदर का जो वर्किंग है वो अच्छा से आता नहीं था, बट मुझे एक चीज़ जो अच्छा से आता था वो है पिक्सल परफेक्ट यूआई बनाना। मैं ऐसा बताता था कि आप मुझे कोई भी डिज़ाइन दे दो, मैं उसको एकदम सेम टू सेम आपको बना के दूंगा। वो जो एक चीज़ मैंने एक्सरसाइज या फिर ट्राई करते करते सीखा, उससे क्या हुआ कि मैंने एज अ यूआई डिज़ाइनर और अ यूआई डेवलपर मुझे इंडस्ट्री मिला। और जब मैंने उसको स्टार्ट किया तब मैं धीरे धीरे दूसरा चीज़ें सीखना शुरू किया, कैसे स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, कैसे नेविगेशन अच्छा से होता है, वो सब मैंने धीरे धीरे सीखा। बट पहले एक चीज़ मैंने उसको मास्टर किया था, वो है एकदम पिक्सल परफेक्ट यूआई बनाना। ठीक है। और अपने आइडल जैसे हम बात करते हैं कि एक आइडल रिज्यूमे होता है किसी भी प्रोफाइल के लिए, तो आपके हिसाब से एक आइडल रिज्यूमे क्या है एक फ्लटर डेवलपर के लिए? फॉर अ फ्लटर डेवलपर एन आइडियल रेज्यूमे फॉर मी वुड बी, यहाँ पर मैं देखूंगा कि कोई अगर ऐप अगर एक कैंडिडेट ने बनाया है, वो क्या सॉल्व करता है। कुछ भी अगर बनाते हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अगर आप क्लोन ऐप्स बनाते हो या फिर क्लोन कुछ का बनाते हो तो दैट डजंट गिव अ प्रॉपर सेंस, मेक सेंस, राइट। अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो जिससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है और आपने उसको एकदम स्क्रैच से एकदम प्रोडक्शन तक उसको लेके गए, उसको आप बनाए, उसका अंदर क्या उतना हो रहा है उतना मतलब वो मेन मैटर नहीं करता, बट आपने जो जर्नी स्टार्ट किया था और उसको आपने एंड किया, वो जो एक चीज़ होता है ना वो मैटर करते है कि आपने एक एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, आपने उसका एक पूरा एक एमवीपी स्टेज तक आपने बनाया और उसको आपने रिलीज किया फॉर यूजर टू हैव अ लुक। तो वो चीज़ मैं देखता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ बनाए है और उसको उसके अंदर आपने क्या क्या फेस किया है, क्या क्या आपने उसके अंदर इंटीग्रेट किया है, तो वो चीज़ में मायने रखता है।
हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि क्लोन ऐप, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो हम देखते हैं कि जैसे मैं अभी रिसर्च कर रही थी तो मैंने भी देखा कि फ्लटर ऐप पे उबर ऐप कैसे बनाए या स्विगी की ऐप कैसे बनाए, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो आप स्टार्टिंग के लिए सीख सकते हो कि हाँ ठीक है, आप थोड़ा-सा आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने स्विगी की ऐप बना ली है इस टाइप से। बट जब बात आती है पोर्टफोलियो की, तो उसमें आप एक कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट ऐड करो कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये प्रॉब्लम थी और आपने उसको इस तरह से सॉल्व किया, तो वो ज़्यादा मैटर करेगी देन आप कोई क्लोन ऐप बना दो। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। और रेज़्यूमे जैसे हम बात कर रहे हैं तो 1 पेज का ही होना चाहिए, उसमें फ़ोटो ऐड करिए या फिर विदाउट फ़ोटो होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू? अभी तो जो फॉर्मेट मैं देखता हूँ और जो लिंक्डइन में भी आप पॉपुलरली देखोगे कि दिस इज़ अ 96% एटीएस स्कोर एंड समथिंग, वो आप देखोगे एकदम सिंपल होता है। एकदम एक ओवरलीफ का एक टेम्पलेट सबके पास सबने शेयर करके रखा होगा। बस आप वो वाला टेम्पलेट यूज़ करो जहाँ पर आपने से नाम, टाइटल और वो सिंपल एकदम ब्लैक एंड वाइट है। कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं है। बस उसमें आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप ऐसे शेयर करो कि क्या क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसका, क्या आपने दिखाया है, मतलब आपने आपका बिहेवियर क्या था, आपने क्या उसको बनाया और फिर उससे क्या इम्पैक्ट हुआ। अगर आपने ऐसा कुछ बनाया, जैसे मैं सोच रहा हूँ मेरा जो एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ वो एक गैराज का जो पूरा सिस्टम है उसको पूरा एक एंड टू एंड जर्नी को सॉल्व करेगा एज अ। तो मैं उसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो मैं लिखूंगा कि दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आई सॉ दैट देयर इज अ गैप। और फिर मेरा बिहेवियर होगा कि मैंने ऐसा फॉर्मुलेट किया और मैंने ये चीज़ यूज़ करके मैंने इस ऐप को बनाया। और फिर मेरा इम्पैक्ट में होगा कि इतना पर्सन ने इसको यूज़ किया, इतना सारे कार के इशू सॉल्व हुए और इतना गैरेजेस को अपना जो पूरा प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हुआ। अगर मैं वो लिखता हूँ तो एक प्रॉपर आइडिया देता है एक इंटरव्यूअर या फिर एक हायर रिक्रूटर को कि उनका क्या थॉट प्रोसेस था, उन्होंने क्या डेवलप किया और उससे क्या इम्पैक्ट आया। वो चीज़ एकदम वो रिज्यूमे में होना चाहिए। आपका सिर्फ 3 लाइन में वो आप समराइज कर पाओगे इसको। करेक्ट। एंड टू सम अप, सबसे पहले तो एडीएस फ्रेंडली होना चाहिए, 1 पेज का इनफ है। और जितने भी टॉप एकदम परफेक्ट रिज्यूमेज़ होते हैं उनमें बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है, ज़्यादा कुछ ये नहीं कि मतलब कुछ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिज़ाइन लगा दिया, तो नो फ़ोटो एंड एकदम बिल्कुल क्लियर कट टू कट बातें होनी चाहिए। एंड जैसे अभी तन्मय ने बताया कि 3 पॉइंट्स में आप उस पे कवर करो और आपने क्या सॉलिड किया वो आप बताओ कि कितना परसेंटेज ये चीज़ हुई, या जो भी अगर नंबर में ज़्यादा बता पाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसमें मतलब आई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कि आपने ये ग्रेड किया, आपने ये किया, उससे क्या इम्पैक्ट आया वो ज़्यादा आप लिखोगे तो एक वो परफेक्ट रेज्यूमे कहलाएगा। एंड जैसे तन्मय ने बताया कि पोर्टफोलियो में आप क्लोन ऐप्स मत डालो, आपने कोई नई चीज़ बिल्ड करी है तो नया फीचर बिल्ड करा है, तो उसके बारे में ज़्यादा दिखाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपने कुछ एफर्ट डाला है इसमें। और ये थी सारी चीज़ें जो एक आइडियल रिज्यूमे में होनी चाहिए। और पोर्टफोलियो भी बताया तन्वय में, एंड क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी है। यूट्यूब से आप कर सकते हैं, अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो आप कोर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके और बेनिफिट्स हमने जाने कि जिनको जावा में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उनको उनकी बहुत अच्छी कमांड है जावा पे, तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर फ्लटर। अब यहीं पे जैसे आपने बताया कि रिएक्ट नेटिव पे आप रेजोनेट नहीं कर पाए, कॉटलिन और जो आपने बताई उससे आप रेजोनेट नहीं कर पाए, तो यहीं पे मैं जानना चाह रही हूँ कि अ, एक फ्लटर डेवलपर और एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर जो होता है, उनकी सैलरी में क्या-क्या डिफरेंसेस आपने देखे हैं? तो इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ सैलरी देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस। अगर आप फ्लटर से काम करते हो या फिर आप रिएक्ट नेटिव से काम करते हो, आप दोनों ही सेम काम कर रहे हो। जस्ट दैट रिएक्ट नेटिव से अगर आप कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा से आता होगा, राइट। जावास्क्रिप्ट जिनको आता है वो रिएक्ट नेटिव प्रेफर करेंगे और जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है वो फ्लटर यूज करेंगे। तो इन केस ऑफ सैलरी देर इज नॉट अ मच डिफरेंस। इट डिपेंड्स, ये डिपेंड कौन किसके ऊपर करता है कि जो डेवलपर है वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेके और वो कितना अपने आप को वैल्यू करता है, तो अकॉर्डिंगली दे विल बी एबल टू गेट अ सैलरी दे वांट। ओके। एंड एवरेज सैलरी आपने अपने करियर में कितनी देखी है कि अगर कोई एकदम स्टार्ट करता है तो कितनी सैलरी होगी एंड देन मैक्सिमम पोटेंशियल देखे ना हो? अभी एक चीज जो मैं देखता हूँ कि इट डजंट डिपेंड ऑन कि आप
कितना सैलरी से आप स्टार्ट कर ही सकते हो, क्योंकि कंपनी टू कंपनी ये वैरी करता है। हर एक कंपनी का अपना एक रेंज होता है, अपना एक रेंज होता है कि HD1 को मैं 5 लाख से 15 लाख तक मैं दूंगा, या फिर HD2 को मैं 15 से 25 तक दूंगा। तो वो कंपनी के ऊपर वैरी करता है। और एक चीज़ है कि अगर आप अपने काम पे कॉन्फिडेंट हो और आपको पता है कि मैं इतना के लिए कैपेबल हूँ, तो आप वैसे मांगो और कंपनी विल मेक अ वे फॉर यू टू गेट दैट सैलरी इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू। ओके। एंड मतलब आपने कितनी देखी है, अगर एवरेज बात करें, ये तो हो गई कि स्किल बेस्ड है। आपने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि इतने साल गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है कि भाई इतने साल के बाद आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्किल बेस्ड आप बता रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि इतने साल में अगर आप इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, आप ऑफर करो, सैलरी विल मतलब आएंगी आपके पास। हाँ, एग्जैक्टली। डेफिनेटली। मैं हम्म। अगर अपना स्टोरी बताऊंगा, मैं कि कहाँ से स्टार्ट किया, कितना मैं अभी मैं क्या करता हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने फुल टाइम के लिए मुझे ऑफर मिला था, तो दे आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट एज योर सिटीजन। तो तब मुझे क्या लगता था कि मेरा दूसरा जो टीममेट्स है उनको 3 लाख 4 लाख का मिल रहा है, तो मैं सोचा कि अगर मुझे 5 लाख मिलेगा तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इतना मिलेगा उससे मेरा काम चल जाएगा। सो आई आस्क्ड देम 5 lakhs एंड दे गेव मी 5 lakhs, राइट। एंड देन I worked at that company and then I understood that nah, this is not what I deserve. I am handling a good team and I am like building multiple things at once. तो मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो सब्सिक्वेंटली मैंने उनको बोला कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इतना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वो डिजर्व करता हूँ, मैंने उनको पूछा और उन्होंने दे दिया। लेकिन सोचो, अगर मैं पूछता ही नहीं तो मुझे कभी मिलता नहीं, और मेरा क्या होता, 5 से 6 7 8 इतना जाता। लेकिन मैंने क्या किया, 5 से 13 में जंप किया, फिर वहां से मैंने जंप किया 20 के रेंज में, फिर मैंने जंप किया 30 to 40 के रेंज में। तो वैसे 3 years में मैंने उसको चेंज किया। अपने मुझे जो इतना लगता था कि मैं कैपेबल हूँ पाने का, मैं वही कोड करता था और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी वुड गिव मी दी देयर रेंज। बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए है कि आप पहले काम करके दिखाओ। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले मुझे 13, जैसा आपने बताया कि पहले मुझे 13 पैसे दो, 13 लाख का पैकेज दो, तब मैं 13 वाला काम करके दिखाऊँगा। बट आपने उतना अच्छा काम किया और फिर आपने बोला कि मैं शायद ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ आपने अपने काम पे, क्योंकि आपने ऑल्सो ऑब्वियसली ज़्यादा एफर्ट डाल के आपने काम किया, अच्छा काम किया, तभी आपने बोला और तभी सामने से ऑफर वो भी हो गया कि ठीक है, बिना विदाउट एनी नेगोशिएशन कि यस आप ऑब्वियसली इतना काम कर रहे हैं तो उतना आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब तक आप उतने एफर्ट नहीं करोगे तभी आपको इंक्रीमेंट मिल पाएगा। तो ऐसा भी सोचना चाहिए कि पहले इंक्रीमेंट हो जाए फिर उतना काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारा ये देख रही हूँ मैं, बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है कि आप अगर काम अच्छा करते हो तो कंपनी को नोटिस में आएगा ही। और फिर अगर आप उसके बेसिस में आप मांगो तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा आपको। बट अगर आप पहले से ही मांगोगे तो वो उनके पास तो कोई सोल्यूशन, कोई एविडेंस नहीं है कि आपने इतना काम किया या फिर आप केपेबल हो, तो वो कैसे आपको दे पाएंगे। तो वो एक चीज़ है जो हमें दिखाना होगा कि आप केपेबल है उसके लिए, और कंपनी फिर उसको इजीली बोल दे कि हाँ तुम ले लो। बिल्कुल। और इस वीडियो से अगर कोई भी अच्छा टेक अवे लेना चाहता है तो वो यही है कि रोड मैप तो देखो, आप कहीं से भी देख लोगे, यूट्यूब से भी, गूगल से भी। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप तक में से इस वीडियो से ले सकते हो कि वर्क एथिक आपका अगर अच्छा है तो आप जितना पैकेज मांगोगे उतना आपको मिलेगा। और जैसे तन्मय ने बताया कि वो एक टीम मैनेज कर रहे थे, तो आपको इस तरह से एक पर्सन बनना पड़ेगा, एक डिपेंडेबल, कि आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है आप उसको ओनरशिप लो, उसकी कंप्लीट ओनरशिप लो कि अगर मैंने तन्मय को कुछ काम दिया है तो हाँ, उसकी फुल ओनरशिप है, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम टाइमली डिलीवर करेंगे। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है देन रोड मैप की किस तरह से क्या करें करियर में करे। क्योंकि लोग करियर में तो घुस जाते हैं बट उन वो वर्क एथिक नहीं समझते हैं, और तभी वो फिर मतलब 5 साल भी हो जाते हैं और अपनी सैलरी को 5x तक नहीं कर पाते हैं। ये रीज़न एक होता है। तो आप डेफ़िनेटली इस वीडियो से ये तो ज़रूर सीखना ही। एंड तन्मय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे एआई का बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है,
तो व्हाट्स योर टेक कि एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है फ्लटर के ऊपर? सो एआई इम्पैक्ट आई वुड से इट वुड ये इम्पैक्ट एक अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आता भी नहीं है तो भी आप वेबसाइट्स यूज़ करके आप एक फ्लटर एप्लीकेशन बना सकते हो। और उससे क्या होता है कि आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है कि मैंने पहले तो ये बना लिया, उसके बाद फिर मैं उसका जो कोड देख के मुझे समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है इसलिए ये बना है। तो वो एक चीज़ क्या होता है कि जो न्यू डेवलपर्स है उनके पास एक हेड स्टार्ट मिल जाता है कि अच्छा पूरा ये बनने का पीछे ये काम है। और उसके बाद जैसे मैं एक एक्सपीरियंस डेवलपर या फिर एक सीनियर लेवल डेवलपर के पास एआई क्या होता है कि उनको जो चोर्स है, मतलब छोटा छोटा काम या फिर जो रिपीटेटिव वर्क है वो मुझे करना नहीं पड़ता है। मैं कर्सर को बोल देता हूँ कि ये वाला मॉडल बना दो, ये वाला फंक्शन लिख दो या फिर ये यूआई बना दो, वो मुझे बना के देगा। वो एक बेसिक बना के देता है, उसके बाद फिर मैं अपना काम, अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं उसको मॉडिफाई करता हूँ। तो क्या होता है कि हमारा जो काम एक दिन लगता करने में वो मुझे आधा दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ मुझे टेस्ट केसेस लिखने हैं। अगर आप एक ऐप बनाते हो तो एक आपको टेस्ट लिखना एक नेसेसिटी होता है कि आप अपना कोड को टेस्ट करो। और वो एज अ जूनियर डेवलपर हम करते नहीं है, हम सोचते हैं कि अपना ही कोड है मुझे ही पता है। बट जब आप बड़े टीम के अंदर काम करोगे तो आपको हर एक कोड जो आपने लिखा है उसका टेस्ट केसेस लिखना पड़ेगा। और उससे और फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा हम लेजी होते हैं, हमको बार बार एक ही चीज़ करना अच्छा नहीं लगता है। हम उसको कर्सर को बोल देते हैं या फिर चैट जीपीटी को बोल देते हैं कि तुम इसका टेस्ट केस लिख दो, मैंने एक लिख दिया है, तुम उसको फॉलो करके बाकी दूसरा केसेस लिख दो। वो मुझे लिख के दे देगा। एरर्स होता है बट मैं फिर उसको सॉल्व कर देता। तो ये क्या होता है कि हमारा जो टाइम लगता है करने में वो कम हो जाता है। तो AI will not harm the developer. It is like it will give head start to the new engineers and it will save time for the experienced engineers. और क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं यूट्यूब पे भी, तो लोग देखते हैं तो वो पढ़ते ही उनको ये लगता है कि इस फील्ड में कुछ गड़बड़ है, कि मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तो जॉब ही चली जाएगी। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है एज अ प्रोफेशनल कि आप इन चीज़ों के बारे में बताओ, क्योंकि इस तरह की जो न्यूज़ होती है वो ही लोग बता रहे होते हैं जिनको शायद इस फील्ड में नॉलेज भी ना हो, जो काम भी ना करते हो। जैसे अभी आप इस चीज़ में काम कर रहे हैं तो यू बेटर नो कि हाँ, कितना इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे आपने बताया कि जो आपके रेपिटेटिव टास्क हैं वही ज़्यादा स्पीड अप हो रहे हैं, आपका काम ही बच रहा है उस तरह से। बाकी यू नेवर नो कि एआई की क्या पावर है, क्योंकि अभी 2 साल पहले तो चैट जीपीटी था ही नहीं। अभी धीरे-धीरे आगे क्या होने वाला है वो खुद हमें भी नहीं पता है। तो विल होप फॉर द बेस्ट Correct. एंड थैंक यू सो मच तन्मय, आपका टाइम देने के लिए। एंड काफ़ी अच्छा लगा बात करके आपसे। ओके, एंड और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तन्मय से तो यू कैन कमेंट एंड विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। मिलते हैं अगले एपिसोड में।